हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के अंक में हम भारत में विकसित मूर्ति निर्माण की प्रमुख शैलियों पर चर्चा करेंगे। भारत में 3 प्रमुख मूर्ति निर्माण की शैलियाँ थीं: गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली और अमरावती कला शैली। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गांधार क्षेत्र में विकसित कला शैली गांधार कला शैली, मथुरा में विकसित कला शैली मथुरा कला शैली और अमरावती में विकसित कला शैली अमरावती कला शैली के नाम से जानी गई। इसमें गांधार कला शैली गांधार क्षेत्र में, जो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में स्थित था, वहाँ इस शैली का विकास हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ का शासक पुष्कर सरीन शासन करता था और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, जिसकी स्थापना ऐसा माना जाता है कि भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। वर्तमान में अगर बात किया जाए तो वर्तमान आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी का क्षेत्र तत्कालीन गांधार क्षेत्र के अंतर्गत आता था। इस कला शैली की अन्य नाम ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट और हिंद यूनानी भी था। इस कला शैली की प्रमुख विशेषताएं यह हैं कि इस कला शैली में भारतीय और यूनानी दोनों शैलियों का मिश्रण है, अर्थात इसमें यूनानी कला की विशेषताएं और भारतीय कला की विशेषताएं शामिल हैं। दूसरा और महत्वपूर्ण विशेषता इस कला शैली की कि इसमें मानव शरीर के यथार्थ चित्रण किया गया है। यथार्थ चित्रण उसे कहते हैं जिसमें जो जैसा दिखाई देता है उसका उसी रूप में चित्रण करना शामिल है। इसमें मानव शरीर की सुंदर संरचना और मांसपेशियों की सूक्ष्मता को दिखाया गया है। मूंछों और लहरदार बालों का भी अंकन इस शैली में अत्यंत सूक्ष्मता के साथ हुआ है। तीसरी विशेषता कि बुद्ध की वेशभूषा यूनानी है। इसमें उनके पैरों में जूता पहने हुए दिखाया गया है। उनका प्रभामंडल सादा और अलंकरणहीन है, बिना अलंकरण का है। चौथी विशेषता कि शरीर से अत्यंत सटे अंग प्रत्यंग दिखाने वाले पारदर्शी वस्त्रों का अंकन हुआ है, जिसमें सलवटें अर्थात चुन्नटें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। और पांचवी इस कला शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अनुपम नक्काशी की गई है। मूर्तियों के सिर पर घुंघराले बाल दिखाए गए हैं। इससे बुद्ध की मूर्ति यूनानी देवता अपोलो की तरह लगता है। डॉक्टर A.L. वासम ने इस शैली के विषय में कहा है कि गांधार शिल्पियों ने यूनानी रोमन संसार के देवता को अपना आदर्श माना और उनकी यह प्रेरणा कभी कभी पूर्णतया पश्चिमी प्रतीत होती है। गांधार कला में सूक्ष्मता भले ही हो, सुंदरता भले ही हो, लेकिन इसमें सहजता और भावात्मक स्नेह नहीं है, जिस तरह के भावात्मक स्नेह सांची, भरहूत, बोधगया और अमरावती की मूर्तियों में दिखाई देती है। इस तरह अगर एक वाक्य में कहा जाए गांधार कला शैली की विशेषता, तो गांधार कला शैली में शारीरिक सौंदर्य को दिखाया गया है, आध्यात्मिकता और भावुकता नहीं है। इसमें शारीरिक सौंदर्य और बौद्धिकता को प्रमुख स्थान दिया गया है। डॉक्टर मजुमदार ने ठीक ही कहा है कि गांधार शैली के कलाकारों के पास हाथ तो यूनानी था, मगर एक भारतीय हृदय नहीं था जो भारतीय भावनाओं को, भारतीय आदर्शों को दिखा सके, प्रदर्शित कर सके। गांधार मूर्तियों को अगर चित्रों के रूप में दिखाने का प्रयत्न करें तो इस चित्र के माध्यम से हम गांधार कला के बुद्ध की मूर्तियों को दिखा सकते हैं। जो अनुपम नक्काशी की गई है, उस अनुपम नक्काशी का चित्र कुछ इस प्रकार का है। दूसरी कला शैली मथुरा कला शैली हुई और कुषाण शासक कनिष्क, हुविष्क और वासुदेव के समय में विकसित हुई। प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि मथुरा कला शैली का जो विकास हुआ है वह गांधार के बौद्ध मूर्तियों के प्रभाव और अनुकरण से हुआ है, लेकिन जो वर्तमान शोध है उन शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि मथुरा की बौद्ध मूर्तियां गांधार कला से पूर्णतया भिन्न हैं, स्वतंत्र हैं। इनका आधार भारतीय है और
सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति मथुरा कला में ही बनी। 1 नंबर के प्रश्न में यह प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध की मूर्तियाँ सर्वप्रथम किस कला शैली में विकसित हुई, तो वह मथुरा कला शैली ही थी, जिस मथुरा कला शैली में सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियाँ विकसित हुई। मथुरा कला शैली की विशेषताओं की बात करें तो मथुरा कला शैली की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इस शैली की मूर्तियाँ लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं, अर्थात लाल बलुआ पत्थर से बनना मथुरा कला शैली की प्रमुख विशेषता है। बुद्ध की प्रतिमाओं के चेहरे और दिव्य प्रकाश को चक्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। और तीसरी विशेषता यह है कि इस कला के मुख्य नमूने इंद्रिय सुख और सौंदर्य से व्याप्त स्त्रियों की मूर्तियां हैं। इसमें स्त्रियों के गोल और सुडौल वक्ष, भारी और उभरे हुए कूल्हे न केवल स्त्री के प्रजनन शक्ति के प्रतीक हैं, बल्कि यह स्त्री के सौंदर्य को भी प्रदर्शित करते हैं। चौथी विशेषता, महात्मा बुद्ध का सिर प्रायः मुंडित है और उनके मुख पर मूछें भी नहीं हैं, जैसा कि गांधार कला शैली में बनी हुई मूर्तियों में लहरदार बाल, मुख पर मूछों का दिखाई देना उसकी विशेषता थी, यहाँ उसका अभाव है। पांचवी विशेषता कि मूर्तियों का एक कंधा खुला और एक कंधा ढका हुआ है। छठा, मथुरा कला शैली में यथार्थ की अपेक्षा आदर्श, प्रतीकात्मकता और आध्यात्मिकता और भावना को महत्व दिया गया है। उन मूर्तियों में इनके दर्शन होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि गांधार कला शैली की एक वाक्य में अगर विशेषता बताई जाए तो उसमें यथार्थ को दिखाया गया है, जबकि मथुरा कला शैली में आदर्श को, प्रतीकात्मक स्वरूपों को, आध्यात्मिकता को और भावनाओं प्रधान इस मूर्तियों की विशेषता है, मथुरा कला शैली की विशेषता है। इसके अलावा गांधार कला शैली से भिन्न मथुरा कला शैली में बुद्ध और बोधिसत्वों, मैत्रेय, काश्यप, अवलोकितेश्वर आदि की खड़ी और बैठी हुई मूर्तियां मिली हैं और इनके व्यक्तित्व में चक्रवर्ती तथा योगी दोनों का आदर्श देखने को मिलता है। मथुरा कला शैली की विशेषता है कि इसमें बुद्ध के जन्म, अभिषेक, महाविनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण आदि उनके जीवन के विविध घटनाओं का कुशलतापूर्वक अंकन किया गया है। महाविनिष्क्रमण शब्द का प्रयोग बुद्ध के गृह त्याग के घटना को, संबोधि ज्ञान प्राप्ति को, धर्मचक्र प्रवर्तन जब उन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया उसको, और महापरिनिर्वाण जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, इन घटनाओं को कुशलतापूर्वक इस शैली में अंकित किया गया है। नौवीं विशेषता कि यहाँ के कलाकारों ने ईरानी और यूनानी कला के प्रतीकों को भी ग्रहण किया और उन पर भारतीयता का रंग चढ़ाया, अर्थात जो गुण ईरान और यूनानी कला के थे उन गुणों को भी ग्रहण किया और अपने भारतीयता के आदर्श को, भारतीयता के आध्यात्मिकता को, भारतीयता के भावना प्रधान तत्वों को उसमें शामिल किया। मथुरा कला शैली की बने हुए मूर्तियों को अगर चित्रों के माध्यम से दिखाया जाए तो बुद्ध की मूर्ति कुछ इस ढंग से बनी हुई मिली है। स्त्री सौंदर्य दिखाया गया है और अन्य बुद्ध की मूर्तियों को इस ढंग से दिखाया गया है। तीसरी कला शैली अमरावती कला शैली, वह कला शैली जो दक्षिण भारत में विकसित हुई, जो उत्तरकालीन गांधार और मथुरा कला शैली से भिन्न कला शैली थी। फिर भी अमरावती कला शैली भरहुत, गया और सांची और बाद में गुप्त और पल्लव कला को जोड़ने की एक कड़ी है। इस काल की प्रमुख विशेषताएं यह हैं कि इस अमरावती कला शैली में बौद्ध प्रतिमाओं के साथ साथ स्त्री पुरुषों की मूर्तियों की प्रधानता है और यहाँ के कलाकारों का आदर्श था कला को कला के लिए। जिस तरह लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, उसी प्रकार यहाँ के कलाकारों ने कला को कला के लिए समर्पित किया।
कला का निर्माण उनके लिए किया जिसके लिए कला बना हुआ था। अर्थात इसमें, इस कला शैली में स्त्री सौंदर्य, भाव मुद्रा का जो चित्रण किया गया, जो अंकन किया गया, वह मथुरा शैली से भी श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है और मूर्तियां आकार की दृष्टि से भी विशाल हैं। इस कला शैली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। चित्र की रूप में अमरावती कला शैली को दिखाने का प्रयत्न करें तो कुछ इस ढंग से अमरावती कला शैली के बने हुए मूर्तियों के चित्रों को दिखाया जा सकता है। इस तरह आज के अंक में हमने देखा भारत में विकसित 3 कला शैलियाँ कौन कौन सी थी, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में मूर्ति निर्माण की 3 प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी थीं, उनकी विशेषताएं क्या थीं, उनके गुण क्या थे। अलग अलग प्रश्न के रूप में मथुरा कला शैली की विशेषताएं क्या हैं, मथुरा कला शैली की विशेषता क्या है, अमरावती कला शैली की प्रमुख विशेषता क्या है, और 1 नंबर के प्रश्न में यह प्रश्न भी कि बुद्ध की मूर्तियां सर्वप्रथम किस कला शैली में विकसित हुई, किस कला शैली में सर्वप्रथम बुद्ध के मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो इसका उत्तर है मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली ही वह शैली थी जिस शैली में सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो आज के अंक के लिए इतना ही। हमारा यह अंक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।